जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। 13 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस करंट अफेयर में हम स्टैटिक जीके भी आपके सामने रखते हैं। इसका पीडीएफ आपको रैंकर्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले पीडीएफ वहां पे दिए जा चुके हैं और ये पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। 24 और 48 घंटों के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट के द्वारा कौन सी नई डाक सेवा शुरू की गई है? पहले से आप जानते हैं स्पीड पोस्ट, ये इंडिया पोस्ट की सेवा चल रही है। अब अगर नई सेवा शुरू हो रही है तो कई बार कंफ्यूजन ये होगा कि क्विक पोस्ट है या फिर इंडिया पोस्ट एक्सप्रेस है या फास्ट ट्रैक है, क्या है? आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको स्पीड पोस्ट ही याद रखना है। बस स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। अब बात आती है कौन सा मंत्रालय है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये मंत्रालय आपका वही है, केंद्रीय संचार मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय इसके मंत्री हैं और इन्होंने कहाँ इसकी घोषणा की है? तो शिवपुरी में, और शिवपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी में, और शिवपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। इंडिया पोस्ट की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। उस समय गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। इंडिया पोस्ट ने अपनी गति को बढ़ाने के लिए, डिलीवरी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह कार्य किया है। जब कोई भी पोस्ट आती है तो पिन कोड की बात होती है कि पिन कोड क्या होता है? हमारे यहाँ 1972 15 अगस्त को पोस्टल इंडेक्स नंबर इसकी शुरुआत हुई थी और इसी को पिन कोड बोलते हैं। पोस्टल इंडेक्स नंबर यही होता है पिन कोड। इसमें जो अक्षर है, जो यहाँ पर आप नंबर्स देखते हैं, ये 6 अंकों का होता है। 560011 जैसे यहाँ पे लिखा है। इसमें पहला जो 5 है ये रीजनल कोड होता है, रीजन इन इंडिया, और दूसरा जो 6 है इसके जस्ट बगल वाला, ये सब रीजन का कोड होता है, और तीसरा जो यहाँ पे 0 है ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं जहां पर ये पोस्ट जा रही है। यहाँ पहला नंबर रीजन इन इंडिया, दूसरा सब रीजन और तीसरा सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद की जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं ये पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। पिन कोड की स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड कब मनाई गई? मैंने आपको कहा 72 में, तो कब मनाई जाएगी? 2022 में। 50 साल का पूरे हुए 2022 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज से अगर कोई आपसे पिन कोड नंबर मांगेगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे है। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता कितनी पहुंच गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक रिपोर्ट जब जारी की, उनके द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की गई है क्योंकि वो इस विभाग के मंत्री हैं। तो इसमें कहा गया कि ये 2024 से बढ़कर 22.6% की इसमें वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 266.78 गीगावाट हो गई है। ठीक है, 266.78 गीगावाट हो गई है। यानी कि जो गैर जीवाश्म की बात यहां पर हो रही है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन ऊर्जा की बात इसमें हो रही है। अब जो ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की क्षमता में भी वृद्धि की गई है। 97.86 गीगावाट से बढ़ के ये 135.81 गीगावाट हो गई है। आप देखेंगे इस समय सौर ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि ये 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2030 तक कितना करेगा? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ये प्राप्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, यानी भारत में स्थित है। और यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत जो कंट्री है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, कर्क और मकर रेखा के बीच के कंट्री इसमें शामिल किए जाते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसके बीच के जो भी ये देश हैं उनको माना जाता है कि ये सौर ऊर्जा में काफी संपन्न है। और एक संधि आधारित व्यवस्था अपनाकर प्रयास ये है
कि पूरे विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऊर्जा उत्पादन किया जाए। इससे क्या होगा, जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। जब जीवाश्म ईंधन आप बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज के लिए वो योगदान देता है। अगर आप उसका खपत कम कर देंगे, आपकी निर्भरता इधर ज्यादा हो जाएगी, तो कितना अच्छा हो जाएगा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये कितना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में पेरिस में COP21 का जब सम्मेलन हुआ था, तभी इसको अपनाया गया था, तभी इसको शुरू किया गया था। और भारत के गुरुग्राम में, गुरुग्राम पड़ता है NCR में, हरियाणा में, और वहीं पर इसका मुख्यालय है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और ये जो देश हैं ये ध्यान रखेंगे। और आपके लिए एक प्रश्न है कि कितने मेंबर्स हैं इसमें और कितने सिग्नेचरी हैं इसमें। ISA में कितने मेंबर्स और कितने सिग्नेचरी हैं। जनवरी 2026 में इजराइल की यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह किस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है। 13 से 15 जनवरी के बीच में ये जा रहे हैं और वहां पर ये वैश्विक शिखर सम्मेलन है ब्लू फूड सिक्योरिटी। इस पर सेकंड ग्लोबल समिट है, सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी। ऐसा फूड जो वाटर पर आधारित है, जैसे मछली है, झींगा है, ये सब जो लोग खाते हैं उनकी फूड की बात हो रही है। आपको पता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, फिश के मामले में दूसरा स्थान है इसका, है ना। और बहुत तेजी से ये वृद्धि कर रहा है। यहां पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश दिया जा रहा है। 2 देश हैं, इंडोनेशिया, ये डेटा चेंज होता रहता है, इंडोनेशिया और इंडिया, इसके जो आंकड़े हैं वो आपस में बदलते रहते हैं। चाइना जो है वो फर्स्ट है। जब भी एग्जाम देने जाना है इसको देख के जाना है। मान लो मैं आज आपको एक बता दूं कि एब्सोल्युटली ये है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। फर्स्ट पे तो चाइना है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत बृहद मात्रा में उत्पादन कर रहा है। लेकिन सेकंड और थर्ड पे अलग अलग जगह पे ये मिल रहा है, कभी तीसरा कभी दूसरा आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसी के बीच में बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल का अंतर रहता है। और मछली उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ भी रहा है। समुद्री खाद्य निर्यात भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 62,408 करोड़ रुपए का। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी पर दूसरा जो समिट है सी द फ्यूचर, इसी में पार्टिसिपेट ये करने गए हैं। अगला जो प्रश्न है उससे पहले हमको ये देखना है कि जो इजराइल की यात्रा ये करने गए हैं, इजराइल अपनी उन्नत कृषि और ड्रिप इरिगेशन के लिए जाना जाता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए इजराइल जाना जाता है। इजराइल की अगर आपसे पूछ ली जाए कि अवस्थिति वैसे कहाँ है, तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, वेस्टर्न एशिया में ये है। कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में है, और इसको मिडिल ईस्ट कंट्री के तौर पर जाना जाता है। और ये नदर्न एंड ईस्टर्न हेमीस्फेयर में, नदर्न यानी कि उत्तरी और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। इसका जो बॉर्डर है आप देखेंगे लेबनान से मिलता है, उत्तर में आप देखिए यहाँ पे लेबनान से मिलता है, इधर सीरिया से मिलता है, लेबनान से, सीरिया से। इधर आप देखेंगे तो जॉर्डन से मिलता है, ये पूरा जॉर्डन का एरिया है, इससे बॉर्डर मिलता है। इजिप्ट से मिलता हुआ बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और इधर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है और ये डेड सी है, मृत सागर। इधर मेडिटेरेनियन और इधर आप देखेंगे रेड सी, रेड सी से भी इसका बॉर्डर मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आप देखिए ये डेड सी है, इसकी भी स्थिति आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए गल्फ ऑफ अकाबा है, वो इसके साउथ में पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एक वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ये देखिए गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा पट्टी है, ये जो पूरी पट्टी है ये गाजा पट्टी है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र रहता है, हमेशा ये चर्चा में बना रहता है। तो इसकी स्थिति तो कम से कम आपको जानना ही है। यहां पर आप देखिए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। 1897 की जहां तक बात है
ये वाला ऑप्शन आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक घटना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। 1863 में इनका जन्म हुआ था, इनका वर्थ ईयर है 1863, और 63 में इनका जो जन्म हुआ था वो नरेंद्र दत्त के तौर पर कोलकाता में हुआ था। ठीक है, एक और आपको याद होना चाहिए, 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1893 में। और इनका जो भाषण था उसने वैश्विक पहचान इंडिया को दिलाई थी 12 जनवरी को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था। यहां पर जो सवाल था कि कब मनाने का फैसला लिया गया राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर, तो ये 1984 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1984 में। अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने 2025 में व्यापार बढ़ाने के लिए किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी सेपा पर हस्ताक्षर किया है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पर समझौता जो हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, वो किस देश के साथ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ओमान के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? ओमान के साथ। ये समझौता जब हुआ है तो भारत को ओमान में 98.08% टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क मुक्त बाजार पहुंच हो जाएगी। जब दो देशों के बीच में ऐसे समझौते होते हैं तो जो व्यापार होता है उसको शुल्क मुक्त कर दिया जाता है। भारत ओमान का ठीक ठाक व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार 10.61 अरब डॉलर है। और भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर नामक नौसैनिक अभ्यास होता है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। क्या होता है? नसीम अल बहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत और ओमान के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इस कारण से अगर ओमान की स्थिति आपसे पूछी जाए और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ओमान, अगर ये आपसे पूछा जाए, यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक है स्टेट ऑफ हार्मोज, ये है ओमान, यहां पर स्टेट ऑफ हार्मोज है। स्टेट ऑफ हार्मोज जब आप देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेट ऑफ हार्मोज यहां पर है, ये स्टेट ऑफ हार्मोज है। स्टेट ऑफ हार्मोज एक सामरिक स्थिति को, एक सामरिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को दिखाता है। एट द एंट्रेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट, यहां पर एक चोक पॉइंट है, ये इसको माना जाता है। जो ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, चाहे आप ईरान की बात करें, चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात करें, चाहे आप इराक की बात करें, ओमान की बात करें, यहाँ पर तेल क्षेत्र ये पाए जाते हैं। और अगर तेल को आपको बाहर भेजना है तो आप कोई रास्ता ढूंढेंगे ना, तो एक ये सामरिक ये चोक पॉइंट है, इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट स्थिति है ये स्टेट ऑफ हार्मोज की। और स्टेट ऑफ हार्मोज किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर देखिए, ये पर्सियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी में है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ये बब मंडेल है, ये रेड सी, और इधर आप देखेंगे गल्फ ऑफ अदन इधर पड़ता है, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन इधर पड़ रहा है। तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो मिडिल ईस्ट है, सादर्न अरेबिया पेनिनसुला है, वहीं पर आपको ये मिलता है, नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये तो आपको ध्यान ही रखना है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ये सम्मेलन है, यहां पे ध्यान रखना, ये दिवस की बात नहीं हो रही है। 1975 में कोई दिवस नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, और उस समय नागपुर में 1975 में 10 जनवरी को एक सम्मेलन होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन। जब 2006 में पीएम होते हैं उस समय कौन? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2006 में पीएम होते हैं, इसी की याद में विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन था 10 जनवरी को, उसी की याद में ये हिंदी दिवस घोषित कर देते हैं। तो 2006 में
हिंदी दिवस की आधिकारिक शुरुआत होती है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाती है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाती है। उस समय इसका इंपॉर्टेंस देखिए आप, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना। यानी कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आज है। और विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो बोली जाती है अंग्रेजी। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो वो है जो चीनी भाषा है, मैंडरिन, मैंडरिन। और तीसरे नंबर पर यह है। अब आप कहेंगे कि तीसरे पर है तो कौन सी बड़ी बात? हिंदी जो बोली जाने वाली बात है, हिंदी इंडिया में बोली जाती है और इंडिया वासी जहां जहां लोग रहते हैं वहां पर बोली जाती है। जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो चाइना की जनसंख्या, भाई भारत अब क्रॉस कर रहा है उसको, लेकिन चाइना की जनसंख्या तो मूल रूप से अगर वक्ता देखे जाए, एक क्षेत्र विशेष में देखे जाए तो चाइनीज नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। बात समझ में? तो अंग्रेजी अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है तो अंग्रेजी के बाद में आपका चाइनीज और मैंडरिन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में हिंदी तीसरी की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो दिवस तो बनता ही है, सेलिब्रेट करने की तो बात है ही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशाखापत्तनम में विमोचित पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, इसके लेखक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो विश्व हिंदी परिषद है उसके ये अध्यक्ष भी हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं यार लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, और उन्होंने ये किताब लिखी है ना। और एक महिला सफाई कर्मी लक्ष्मी माँ, जो लक्ष्मी माँ है उनके द्वारा, लक्ष्मी अम्मा इसको बोलते हैं, लक्ष्मी माँ, आधा माँ भी यहां रहेगा, उनके द्वारा इसको विमोचित किया गया है। एक विमोचन जो इसका किया गया, एक महिला सफाई कर्मी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी की पूरी जीवन पर आधारित किताब है वो लिखा इन्होंने है। आपको पता है उनका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। पहले एक टीचर के तौर पर उन्होंने काम किया, उसके बाद में एक क्लर्क बनी, अपने पति को खोया, 2 जवान बच्चे इनके खत्म हो गए। उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में, लोकतंत्र के लिए ये कार्य करती रही। आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में इनका जन्म होता है मयूरभंज में। कहां पर जन्म होता है? मयूरभंज में। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर यह कार्य करती है, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक यही है। आदिवासी के तौर पर देखा जाए तो पहली राष्ट्रपति हैं जो कोई आदिवासी था, है ना। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बड़े संघर्षों से भरा हुआ रहा है, और ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए प्रेरणादायक बन जाता है कि कोई एक व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है। तो आपके लिए एक छोटी सी नौकरी की तैयारी कौन सी बड़ी बात है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। आप देखिए उन लोगों के बारे में जो कहां थे और कहां पहुंच गए। आज प्रथम नागरिक, भारत की प्रथम नागरिक जो भारत का राष्ट्रपति है, इससे बड़ा कोई संवैधानिक पद नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, इससे बड़ा कोई कार्यालय नहीं है। 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। जब भी अपना ये इस्तीफा देना चाहें ये दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को ये इस्तीफा देते हैं, और 6 महीने के अंदर फिर पुनः चुनाव किया जाता है। आपके लिए प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आप बताएंगे। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस आर्टिकल के तहत ये चुनाव होता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिएगा। जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और सबसे बड़ी बात है कि ये जिनकी नियुक्ति हुई है मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और अभी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है, और वहां पर गुहानथन नरेंद्र जी अभी थे, और उनके बाद ये चुने गए हैं। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो ये अच्छा,
यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बात नहीं हो रही है, ये स्लाइड थोड़ा सा इधर हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बात है, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति ये शुरू की है? उत्तराखंड राज्य कब बना था? अगर उत्तराखंड राज्य के बारे में बात की जाए तो 8 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और उसके बाद में जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, है ना, और झारखंड बने थे, 3 राज्य, तो 1 नवंबर, 8 नवंबर और 15 नवंबर, इन तीनों तिथियों को आप याद किए होंगे। पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए, और ये है तमिलनाडु। क्या है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में ही यहां पर हम बात कर रहे थे। 26 जनवरी 1950 को मद्रास राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। 69 में तमिलनाडु इसका नाम कर दिया गया। फिर 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसके तहत इसको पुनर्गठित किया गया था। अभी M.K. स्टालिन 2021 से मुख्यमंत्री हैं और R. रवि ये अभी राज्यपाल हैं, और 234 यहाँ पर विधानसभा के सदस्य हैं, 39 आपके लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा ये 18 सदस्य यहाँ पर राज्यसभा के हैं, और 38 जिले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है, और ये नीति 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देगी और 100 करोड़ रुपए तक का निवेश जुटाने का कार्य करेगी। ITNT हब को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई, और इसको भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है तो आप ये बता देंगे, और ये कहां पर पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति अपनाई गई है? TNDTSP इसको बोल रहे हैं, तो ये कहां पर? ये तमिलनाडु में। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये है आपका तमिलनाडु, इधर इसके पश्चिम में केरल है, उत्तर में आप जाएंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इधर ये कर्नाटक है। ठीक है, इधर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना पड़ेगा। इतना ही मैप आप इसको यूज करिए, इधर कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु स्टेट कैपिटल इसकी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को ये फॉर्म हुआ था। बाकी जानकारी आप जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले को भारत के पहले बायो हैप्पी जिले के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? तो यह है केई पान्योर जिला, और ये क्या बन रहा है? बायो हैप्पी जिला, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इसको बनाया गया है। ठीक है, ये जो अवधारणा प्रस्तुत की थी ये MS स्वामीनाथन जो हमारे यहाँ थे, MS स्वामीनाथन हमारे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल यूज के लिए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था। केपी जो पान्योर है ये एक नया जिला है वहां का। ये क्या है? एक नया जिला है केपी पान्योर। केई पान्योर जो है ये एक नया जिला है, और स्वामीनाथन जो अनुसंधान फाउंडेशन है उसी के द्वारा ये बायो हैप्पी जिले के तौर पर इसको चुना गया है। उन्हीं की अवधारणा थी ये। हरित क्रांति जब हमारे यहाँ आई थी तो डॉक्टर स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था और उन्हीं को इसका जनक माना जाता है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन सबसे ईस्ट में है, तो वहां पर जब सन सूरज उगता है तो सबसे पूरब में वहीं से, और पूरब से पश्चिम तक आप जाएंगे तो 2 घंटे का हमारे यहाँ टाइम का अंतर भी पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से आप इधर जाएंगे पश्चिम में गुजरात तक तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री ये पूरा यहां से लेके और ईस्ट तक जाएंगे तो 30 डिग्री का ये, और 15 डिग्री पर 1 घंटे होते हैं। किसी दिन आपको जब ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा तो हम आपको समझा देंगे पूरा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये असम इसके साउथ में है, इधर आपका भूटान है, इधर चाइना है, इधर आपका म्यांमार है, और यहाँ पे देखिए नागालैंड की सीमा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और राजधानी मैंने आपको क्या बताया? ईटानगर। ईटानगर यहाँ पर पड़ती है, पूरा अरुणाचल प्रदेश ये, और ईटानगर देखिए यहाँ पर है। अब आप सोचिए कि राजधानी कैसे यहाँ पर,
ईटानगर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और ये सबसे ईस्ट का हिस्सा, म्यांमार से इसका बॉर्डर यहाँ पर मिलता है, तो उगते सूरज की भूमि इसको कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अगर देखें तो असम सरकार के अधीन एक पूर्वी सीमांत एजेंसी के तौर पर NEFA के हिस्से के तौर पर इसको जाना जाता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ये अलग राजनीतिक इकाई ऐसे बना रहा, लेकिन 1972 में NEFA का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसी का पहले ये ऐसे ही मतलब उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी के तौर पर था। 72 में इसका नाम बदला गया और 87 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसकी राजधानी ईटानगर बनाई गई, ठीक है। तो 72 में अरुणाचल प्रदेश नाम हुआ, तब इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 72 में, और उसके बाद में ये आता है 87 में, तब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ईटानगर ये राजधानी है। ईटानगर यहाँ पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखेंगे कहीं यहाँ पर नहीं है, मध्य में यहाँ पर होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि अरे बीच में कहीं राजधानी होगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये करंट अफेयर आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर करें और आप हमसे जुड़े रहें, जिससे कि हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर लाते रहें। और साथ साथ में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।